हेलो दोस्त, एक बार फिर मैं रोशन आपके सामने जनरल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु को लेकर उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसे लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब भी किया होगा और लोगों को शेयर भी किया होगा। कोई प्रॉब्लम्स हो तो जरूर उसको बताएं, सुझाव दें ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। दूसरा बात बताना चाहता हूं कि पूरा वीडियो देखें शुरू से, सिलसिलेवार। मैं चैप्टर वाइज डाल रहा हूं, तो पहला चैप्टर से सिलसिलेवार देखेंगे तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आप इसको अपने पढ़ाई में शामिल कर सकते हैं, जो आपके यूपीएससी लेवल तक के पीटी के सिलेबस को पूरा कवर करता है। तो ध्यान देंगे। अब आप चलते हैं, हम लोग विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। साइटोलॉजी पढ़ रहे थे, कोशिका विज्ञान, जिसमें पहले क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ सेल बताया गया था, जिसमें हमने देखा था बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन को। तो उसी में से मैं एक आज महत्वपूर्ण ऑर्गन की बात करूंगा जिसका नाम न्यूक्लियस या केंद्रक। तो यहां ध्यान देना है, केंद्रक का मतलब, केंद्र का मतलब सेंटर नहीं है या बीच में कोई हो उसको केंद्रक कहते हैं, लेकिन यहां उसका उस संदर्भ में केंद्रक नहीं कहा गया। केंद्रक का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, जो काम सबसे महत्वपूर्ण हो वही केंद्रक है। तो इसी को ध्यान में रख करके हम इसको ध्यान देंगे। तो केंद्रक कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना, गोलाकार, जिसको हम बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखें तो ऐसा दिखता है। अब इसमें देखें, इसमें दो दो आवरण है, मतलब दो लेयर का परत बना हुआ है जो केंद्रक को पूरे कोशिका से अलग करता है। कोशिका में ही अंदर में इसको अलग करने का काम किया जाता है और इस जो आवरण है इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो ये ध्यान देना है, केंद्रक झिल्ली दो आवरण वाली संरचना है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा है कि केंद्रक में आवरण होता है एक आवरण, दो आवरण, तो हमेशा ध्यान देना है दो आवरण। इसी केंद्रक में बीच बीच में छिद्र हैं, पोर, जिसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। तो केंद्रक है और जो केंद्रक में छिद्र पाए जाते हैं वो केंद्रक छिद्र। अब यहां ध्यान देना है कि इसी केंद्रक में एक छोटा सा गोलाकार संरचना है और ये गोलाकार संरचना केंद्रक के अंदर का एक केंद्रक का काम करता है, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। तो ये केंद्रिका, ये केंद्रक झिल्ली, ये केंद्रक छिद्र और बीच में द्रव भरा हुआ है, लिक्विड। तो ये लिक्विड जो है कोशिका में लिक्विड होता है और कोशिका के अंदर जो ऑर्गन होते हैं उसमें भी लिक्विड या द्रव होते हैं। अब इस द्रव को देखें तो ये केंद्रक में है, इसलिए नाम रखा गया है केंद्रक द्रव। तो ये ध्यान देना है, केंद्रक द्रव है, केंद्रक झिल्ली है, केंद्रक छिद्र है, केंद्रिका, और बीच में इस द्रव में एक धागे जैसा, तंतु जैसा एक संरचना दिखाई देता है तैरता हुआ, जैसे लगता हो कोई थ्रेड हो, कोई धागा हो, और वही धागा इस लिक्विड में तैरता हुआ महसूस होता है। तो ये ध्यान देना है, इस धागे को, इसका नाम क्रोमैटिन नेटवर्क, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान देना है कि इस धागे का नाम क्रोमैटिन नेटवर्क है। अब यहां ध्यान दें, इस संरचना को देखें, ये संरचना बहुत छोटी होती है। कोशिका ऑलरेडी छोटी है, जो हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि माइक्रोन में मापते हैं और सामान्यतः 10 माइक्रोन का होता है। अब उस कोशिका के अंदर भी एक छोटी सी संरचना है गोलाकार, इसी कारण से ये जल्दी दिखता नहीं है। लेकिन पहली बार रॉबर्ट ब्राउन ने इसको देखा ऑर्किड के पौधे में। तो ऑर्किड के पौधे को जब वो माइक्रोस्कोप में देख रहे थे तो कोशिका में एक छोटा सा गोलाकार डेंस गाढ़ा संरचना दिखाई दिया और उसी को उन्होंने एक नाम दे दिया केंद्रक। तो ये ध्यान देना है इस केंद्रक को, और इस केंद्रक के बारे में अक्सर पूछेगा कि कोशिका की केंद्रक की खोज किया था किसने, तो याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन को। एक केंद्रक और होता है जिसको नाभिक कहते हैं, जब एटम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो वहां आता है, तो वहां पर न्यूक्लियस होती है, यहां भी न्यूक्लियस है, वहां भी न्यूक्लियस है, लेकिन हिंदी में यहाँ केंद्रक कहते हैं, वहां नाभिक कहते हैं, और दोनों के खोजकर्ता अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब वहां नाम ले तो रदरफोर्ड का नाम लेना है केमिस्ट्री में, लेकिन बायोलॉजी में अगर पूछ दे कि कोशिका का केंद्रक किसने खोजा, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। तो इन्होंने सिर्फ देखा और इसका नामकरण कर दिया कि यही कोशिका का केंद्र है। लेकिन इस केंद्रक के बारे में विस्तृत से, इसके कार्य, इसकी संरचना के बारे में, जो ये संरचना दिख रही है उसके बारे में बताने का काम एक अलग व्यक्ति ने किया जिसका नाम स्ट्रासबर्गर है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना है कि केंद्रक की खोज किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और केंद्रक के कार्य और संरचना के बारे में बताने वाला, विस्तृत जानकारी देने वाला व्यक्ति तो स्ट्रासबर्गर को याद रखेंगे। अब यहां ध्यान देना है कि ये केंद्रक है क्या, तो हमने कहा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। इवन एक है कि जितने भी कार्य कोशिका के अंदर होते हैं वो सभी के सभी कार्य इसी के द्वारा संचालित होते हैं। संचालित मतलब मॉनिटरिंग का काम, निर्देश देने का काम, रेगुलेट करने का काम, ये सारा काम यही करता है। और सारे क्रियाओं को कोशिका में जो होता है
उसका एक नाम है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हिंदी में इसको उपापचय कहा जाता है। तो सिंपली कई बार एग्जाम में पूछा है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या उपापचय कहते किसको है। तो सिंपल कि कोई भी क्रिया, कोशिका में बहुत सारे फंक्शन होते हैं और सभी फंक्शन को, सभी क्रियाओं को एक साथ मिला दें तो एक नाम दिया जाता है टर्मिनोलॉजी के रूप में, जिसको शब्दावली के रूप में मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हिंदी में इसको उपापचय कहा जाता है। तो उपापचय क्या है, तो यहां लिखा है कि सभी क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। तो सभी क्रिया और जितना भी फंक्शन होगा सब फंक्शन को एक साथ देखेंगे तो इसी को हम उपापचय कहते हैं। अब इसी उपापचय में एक नाम है निर्माणकारी क्रिया, जिसको उपचय कहा जाता है। तो निर्माणकारी क्रिया का मतलब कि वैसा फंक्शन, वैसा कार्य जिसमें किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन होता हो, कंस्ट्रक्शन होता हो, बिल्डिंग का काम होता हो, निर्माण का काम होता हो। तो जब निर्माण का कार्य हो तो निर्माणकारी क्रिया, और हिंदी में इसको उपचय कहते हैं और इस उपचय को अंग्रेजी में एनाबोलिज्म कहा जाता है। तो एनाबोलिज्म, उपचय या निर्माणकारी क्रिया। बात देखिए, कई बार पूछा एग्जाम में कि कोशिका के अंदर होने वाले निर्माणकारी क्रिया को कहा जाता है। कई एग्जाम में, बीपीएससी में, यूपीएससी में, रेलवे में, एसएससी में, सब में पूछा है। तो ध्यान देना है कि निर्माणकारी क्रिया, उपचय और अंग्रेजी में इसको एनाबोलिज्म कहते हैं। जैसे कोशिका के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण होता है, कोशिका के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण होता है, जो हम लोग आगे देखेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। तो ध्यान देना है कि ऐसे क्रियाएं, प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो वहां पर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है एमिनो एसिड को यूज करके, अमीनो अम्ल को सीक्वेंसली अरेंज कर देता है, प्रोटीन बन जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कोशिका कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को यूज करते हैं और ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जहां निर्माण हो वो उपचय है और उपचय को एनाबोलिज्म कहते हैं। इसलिए यहां कहा गया निर्माणकारी क्रियाओं को एनाबोलिज्म कहा जाता है। इसी में दूसरा सेक्शन है, दूसरा कार्य जिसका डिवीजन करें तो विनाशकारी क्रिया कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव वर्क। तो विनाशकारी का मतलब किसी न किसी चीज का डिस्ट्रक्शन हो, किसी को कोई चीज नष्ट हो, टूटे, किसी की मृत्यु हो, किसी का जीवन समाप्त हो जाए तो डिस्ट्रक्शन के रूप में विनाश को देखते हैं। और शरीर में निर्माणकारी के साथ साथ विनाशकारी क्रिया भी होती है। नेचर का रूल है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्क होता है, कहीं नेगेटिव वर्क होता है। हर पहलू, हर कार्य के दो पहलू होते हैं। अब यहां भी कुछ निर्माणकारी है तो कुछ विनाशकारी है, और विनाशकारी क्रिया को एक नाम दिया जाता है टर्म के रूप में कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म को हिंदी में अपचय कहते हैं। तो एक था एनाबोलिज्म, एक है कैटाबोलिज्म, दोनों को ध्यान रखना। यहां जब निर्माणकारी की बात होगी तो एनाबोलिज्म और विनाशकारी की बात होगी तो कैटाबोलिज्म। जैसे दो एग्जाम्पल यहां दिया गया है क्रियाओं में, श्वसन क्रिया। तो श्वसन क्रिया भी कोशिका के अंदर ही होती है और इसमें होता क्या है कि ग्लूकोज टूटता है, ये ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके CO2 और जल में टूट जाता है और परिणाम स्वरूप हमें 38 ATP रिलीज करता है। तो ये ध्यान देना है कि ग्लूकोज यहां टूट रहा है और टूटने की वजह से ही इसको एक डिस्ट्रक्टिव वर्क या कैटाबोलिज्म के रूप में देखा जाता है। इसी में लाइसोसोम का फटना, जो हम इसके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि लाइसोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है कोशिका में जो कभी कभी फटता है और फटने के कारण उसका जीवन नष्ट हो जाता है। तो लाइसोसोम का फटना, श्वसन क्रिया, ये सब एक कैटाबोलिज्म का महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। अब इसी को ध्यान देना है, कई बार इक्वेशंस के रूप में पूछता है। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म दोनों को मिला दें तो उसी का नाम मेटाबोलिज्म होता है। अब यहां ध्यान देना है कि ये एनाबोलिज्म को हमने कहा उपचय, कैटाबोलिज्म को कहा अपचय, और दोनों को मिला दें तो उपापचय। तो कई बार पूछेगा कि उपचय प्लस अपचय कहलाता है क्या, तो उपापचय। या एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म को मिला दें तो क्या कहलाएगा, मेटाबोलिज्म कहलाएगा। और ये सारी क्रियाएं जीवन को संचालित करने के लिए हो रही है। कोशिका के अंदर जितने भी कार्य हैं वो निर्माण के कार्य या जो भी जीवन चलाने के लिए जरूरी होता है उसी के लिए कोशिका काम करती है। अब यहां ध्यान दें कि जीवन के अलग अलग स्टेज में, अलग अलग अवस्थाओं में ये क्रियाएं अलग अलग रूप में दिखती है। अब एक बचपन की बात करें तो बचपन से जवानी तक, एडल्ट होने तक, युवावस्था तक शरीर में निर्माण का कार्य ज्यादा होता है, बॉडी बिल्डिंग करना होता है, बॉडी बनना होता है। तो उस समय ध्यान देना है कि एनाबोलिज्म का कार्य कैटाबोलिज्म से ज्यादा होगा। तो बचपन में एनाबोलिज्म का कार्य ज्यादा होता है। जब वयस्क हो जाता है तो वयस्क होने पर शरीर स्टैग्नेंट होता है, स्थिर हो जाता है कुछ वर्षों के लिए।
उस शरीर में न वृद्धि और न कमी एक दिखाई पड़ती कि वो अभी कुछ अवस्था तक स्थिर दिखता है। तो स्थिर इसलिए कि एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म बराबर मात्रा में होता है। तो एक तो बचपन में एनाबोलिज्म ज्यादा होगा, जब वयस्क एडल्ट हो जाते हैं तो दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती है और बराबर मात्रा में होती है। लेकिन बुढ़ापा जब आने लगता है, ओल्ड स्टेज में जाता है कोई व्यक्ति या कोई भी प्राणी, तो विनाशकारी क्रिया बढ़ने लगती है जिसको कैटाबोलिज्म कहते हैं, और एनाबोलिज्म क्रिया घट जाती है। तो ये ध्यान रखना कि कैटाबोलिक एक्टिविटी जो अपचय वाली क्रियाएं जो विनाश करती है, शरीर में टूट फूट ज्यादा होता है, तो वो बुढ़ापे का एक कारण माना जाता है। शरीर धीरे धीरे डिटरेट होता है और शरीर कमजोर पड़ता है। तो ये ध्यान देना है कि अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग रूप में दिखता है। अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ये क्रोमैटिन नेटवर्क, ये एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसी पर पूरा जीवन संचालित होता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं, जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एक चैप्टर में, कि क्रोमैटिन नेटवर्क एक ऐसा अंग है जो हमारे गुणसूत्र का निर्माण करता है। और गुणसूत्र किसी भी जीवन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम नॉर्मली डीएनए भी कहते हैं। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जो एक जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, जो एक प्राणी के गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है, और वो सारा जिम्मेदारी, इतने महत्वपूर्ण काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी के पास है, जिसको क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं, जो नॉर्मली इस लिक्विड में तैरता हुआ दिखाई पड़ता है धागे जैसा। लेकिन जब कोशिका सक्रिय हो जाती है, सक्रिय का मतलब समझना है एक्टिव सेल को, कि वैसा सेल जो डिवीजन करने वाला हो, डिवीजन मतलब विभाजन करने वाला हो। क्योंकि सेल का एक कॉन्सेप्ट है कि एक कोशिका बड़ी होती है और डिवाइड करके दो कोशिका बनाती है, तो इसी को डिवीजन कहते हैं। और जब डिवीजन होने वाला रहेगा तो डिवीजन में सक्रिय कोशिका कहलाती है, जब विभाजन होने वाला रहता है। तो जब विभाजन होता है तो लिखा है कि क्रोमैटिन नेटवर्क सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, तो यही है क्रोमैटिन नेटवर्क। और जब डिवीजन होने वाला रहेगा तो ये कोशिकाएं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, इसमें ये क्रोमैटिन नेटवर्क छोटा होने लगता है और छोटा होकर इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इस रूप में कन्वर्ट होता है तो इसी का नाम क्रोमोजोम या गुणसूत्र होता है। तो ये ध्यान देना है कि ये गुणसूत्र या क्रोमोजोम जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी जीवन के लिए, किसी जीव के लिए, वो इसी क्रोमैटिन नेटवर्क का मॉडिफिकेशन। और ये तब बनता है जब कोशिका विभाजन करने वाली होती है, और ये विभाजन के समय ये इस तरह के सिकुड़ करके छोटा और मोटा एक रॉड लाइक छड़नुमा संरचना में दिखने लगता है, और तभी इसको एक नाम दिया गया है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र कुछ अलग नहीं है, इसी क्रोमैटिन नेटवर्क का मॉडिफिकेशन है। जरूरत पड़ने पर जब विभाजन करना होता है तो ये बंटने में आसानी हो, डिवाइड कर सके, इसके चलते ये सिकुड़ करके छोटा होकर दो भागों में बंटता है, ताकि हम इस कोशिका को डिवाइड कर सकें, और डिवाइड करके कुछ गुणसूत्र इधर हो जाए, कुछ गुणसूत्र इधर हो जाए, और एक नए सेल को जन्म दे सके। अब यहां ध्यान देना है कि क्रोमैटिन नेटवर्क जो गुणसूत्र बनाता है, यह डीएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि क्रोमैटिन नेटवर्क का निर्माण होता है किससे, तो प्रोटीन और डीएनए से। इसमें डीएनए होता है, और हमने कहा डीएनए के बारे में कि यही डीएनए आनुवांशिक मटेरियल। आनुवांशिक मटेरियल का मतलब समझना है कि ये गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। अब ये गुणसूत्र क्या है, किस प्रकार से जीवन को संचालित करता है, इसको हम लोग ध्यान देंगे अगले वीडियो में। लेकिन ध्यान देना है कि ये इंपॉर्टेंट कुछ बातें, कि कोशिका की खोज, केंद्र की खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया। कहां किया, तो ऑर्किड के पौधे में किया। कोशिका में मेटाबॉलिज्म कौन करता है, तो केंद्र करता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेटाबॉलिज्म में दो क्रियाएं हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एक में निर्माणकारी क्रिया, एक में विनाशकारी क्रिया। जब दोनों को मिला देते हैं तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म हो जाता है। इसी में ध्यान देना है कि दोनों के कारण अपचय और उपचय की क्रिया उपापचय कहलाती है। जीवन संचालित करने के लिए यह क्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में निर्माण कर ज्यादा होता है, इसलिए एनाबॉलिक एक्टिविटी, उपचय की क्रिया ज्यादा होती है। जब व्यस्क हो जाते हैं तो दोनों क्रिया समान होती है, और जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो कैटाबॉलिक एक्टिविटी, जिसको अपचय कहते हैं, वो ज्यादा होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये। अब यहां ध्यान देना है कि ये क्रोमैटिन नेटवर्क धागा था, लेकिन सक्रिय होता है, डिवीजन करने वाला होता है, तो ये क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाता है। और एक क्रोमैटिन नेटवर्क
दो चीजों से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। और डीएनए आनुवांशिक मटेरियल है, ये ध्यान रखना है। कोशिका के विस्तृत कार्यों की जानकारी या संरचना के बारे में बताने वाला व्यक्ति स्ट्रासबर्गर था। तो ये ध्यान देना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। अब इसी का अगला सेक्शन में हम लोग क्रोमोजोम की बात करेंगे, तो ये ध्यान देना है और इसको पूरा सिलसिलेवार तरीके से शुरू से अंत तक देखें। निश्चित तौर पर जो एग्जाम आने वाला है रेलवे का, बहुत सारा एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, बिहार दरोगा आने वाला है, सचिवालय आने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग इससे बहुत ज्यादा मदद ले सकते हैं। बहुत सारे सवाल यहां से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, पिछले भी सवाल में पूछा गया। बीपीएससी असिस्टेंट की बात करें तो जितना भी बताया गया इसी में से बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो ध्यान देंगे, वीडियो को पूरा देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू। बहुत जल्द ही मैं दूसरा वीडियो इसका प्रस्तुत करूंगा जिसमें क्रोमोजोम के बारे में डिटेल स्ट्रक्चर होगा, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए। थैंक यू।